हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिहाइव पोएट्री के फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वेश्चंस आई विल लाइक टू क्लियर योर कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following is an example of alliteration? Options are: my hair is a vast forest, I sat by the river, I lived by the sea, I died by the lake. Option C: pants are like legs. D: dogs dug digging dandelions. Alliteration is the repetition of the initial consonant sound. तो alliteration किसको कहते हैं? alliteration का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्यंजन। तो यहाँ पे जब व्यंजन का रिपीटेशन हो, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, उसे ही हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम जो व्यंजन है डी, ड ढ यहाँ पे रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में, तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच used in the expression the angry clouds march across the sky. Options are hyperbole, metaphor, personification, simile. Correct answer is personification. Personification means attributing human action to non-human action. ओके, तो जो ह्यूमन एक्शन है उसको नॉन ह्यूमन एक्शन के लिए कहना या बताना। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी क्लाउड्स मार्च्ड अक्रॉस द स्काई। एंग्री क्लाउड्स, क्या क्लाउड्स को आपने एंग्री होते हुए सुना है? नहीं, तो क्लाउड्स यहाँ पे क्या है? नॉन ह्यूमन थिंग्स हो गए। और एंग्री कौन होता है? एंग्री क्लाउड्स होता है या ह्यूमन बींग्स होते हैं? तो ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो एंग्री होना ह्यूमन का एक्शन है, बट यहाँ पे क्लाउड को एंग्री किया जा रहा है जो कि नॉन ह्यूमन है। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। जब कोई काम पर्सन करता हो बट किसी नॉन पर्सन से वो चीज़ कहा जाए कि वो करता हो, उसके बारे में कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि माई एंग्री बुक इज़ क्राइंग, तो यहाँ पे बुक को आपने एंग्री कहा। बुक क्या कभी गुस्सा होता है? नहीं, वो तो इंसान गुस्सा होता है। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, पर्सनिफिकेशन। Question number 3. From the given options, select the figure of speech used in the expression the bees buzz angrily around the flowers. First option is simile, second metaphor, third option is onomatopoeia, and then hyperbole. Onomatopoeia, words that imitate sounds, words containing similar sound. We can say कि वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड, ऐसे वर्ड जो लगता है कि साउंड को इमिटेट करते हो, मतलब उसकी नकल करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इधर भी देख सकते हैं वर्ड कंटेनिंग सिमिलर सिमिलर साउंड वाले वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी बीज बज, यहाँ पे बीज और यहाँ पे बज। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बीज है इसको बज ने क्या किया? इमिटेट करने की कोशिश की है। तो जहाँ आपको इमिटेशन नज़र आए एक वर्ड से दूसरे वर्ड में, देयर द ऑप्शन विल बी ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन एक्सप्रेशन एवरी डे एवरी नाइट इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ऑप्शंस आर एलिट्रेशन, सिमिली, एनाफोरा एनाफोरा एंड एनोमेटोपिया सॉरी। Correct answer is option C, an anaphora. Repetition of words at the start of consecutive classes. वर्ड का रिपीटेशन स्टार्ट होता है कब? क्लासेस के आपके स्टार्ट में। हियर यू कैन सी द क्लासेस आर गिवन हियर, जो अंडरलाइन किए गए हैं इसके क्लासेस हैं। क्लास मीन्स क्या होता है? वाक्यांश। और वाक्यांश में स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे अनाफोरा।
फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वे, इसमें एवरी बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच used in the expression the locksmith on horse was broken into last night. Simile, metaphor, irony, hyperbole. Simile तो लगभग अब सभी को पता ही है कि ये एक कंपैरिजन है जिसमें लाइक या एज होता है या फिर एज लाइक भी होता है। मेटाफर आपका हो गया, ये भी कंपैरिजन है जिसमें आपका लाइक और एज लाइक नहीं होते। ठीक है, वो इनडायरेक्ट आपका कंपैरिजन होता है और एक इसमें से डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, एक इनडायरेक्ट कंपेयर, दोनों कंपैरिजन ही है। ठीक है, सिमिली में जबकि कहा जाता है कि एज लाइक एज मतलब ये उसके जैसा है, और मेटाफोर में उसको ये आरोप लगा दिया जाता है कि मतलब ये वही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आग को कह दिया कि ये पानी है। ठीक है, देन आयरनी एंड देन हाइपरबोल। हाइपरबोल भी बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहते हैं तो उसे हाइपरबोल कहा जाता है। और आयरनी क्या होता है? कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, कि जो एक्सपेक्टेशन होता है और जो रियलिटी होती है उसके बीच में विरोधाभास। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लॉक स्मिथ ऑन हाउस वॉज ब्रोकन इन टू द लास्ट नाइट। लॉक स्मिथ क्या होते हैं? वो ताला बनाने वाले होते हैं, ताला साज कहते हैं जिसे हम हिंदी में। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट नाइट उनके घर में ही चोरी हो गई। ब्रोकन इनटू मतलब उनके घर में ही कोई चोर घुस आया, चोरी कर ले गया। तो यहाँ पे एक तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो लॉक स्मिथ है, वो ताला बनाने वाले हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग वो ताला बनाने वाले हैं तो अच्छे से अच्छा ताला लगा सकते हैं। फिर उनके घर में चोरी की पॉसिबिलिटी कैसे? तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस में जो लॉक स्मिथ है उनके घर में चोरी होने का जो चोरी होने की जो बात है वो कहीं ना कहीं एक कंट्रास्ट शो करती है यहाँ पे कि भाई उनके घर में चोरी होने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ये रियलिटी हो सकती है। नेक्स्ट, दैट्स व्हाई वी कैन से आयरनी मीन्स यहाँ पे आपको विरोधाभास दिखाई देगा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द प्ले वाज ए ट्रेजिक कॉमेडी। तो ट्रेजिक कॉमेडी मीन्स प्ले तो पता है आप सभी को कि प्ले मीन्स ड्रामा होता है। ट्रेजिक कॉमेडी ट्रेजेडी भी है और उसमें कॉमेडी भी है। ट्रेजेडी मीन्स सैडनेस और कॉमेडी मीन्स तो आपको पता ही है कि कॉमेडी उसमें होती है, उसमें तो खुशी भी होती है, हंसते हैं, मजाक सब कॉमेडी में होता है। इसमें ऑप्शंस हैं एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, अलिजन एंड मेटाफर। ये राइट आंसर इज ऑक्सीमोरन, कंट्राडिक्टरी टर्म्स कंबाइंड। जहाँ आयरनी देखा इसमें से कंट्रास्ट बिटवीन किसके बीच में होता है? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में। जबकि ऑक्सीमोरन में क्या, इसमें भी कंट्राडिक्टरी है, आपका विरोधाभास है, लेकिन विरोधी टर्म को क्या किया गया है? कंबाइंड किया गया है। यहाँ पे ट्रेजेडी अलग है और कॉमेडी अलग है, दोनों का मीनिंग भी अलग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे अपोजिट वर्ड को एक साथ यहाँ पे लिखा गया है, कंबाइन करके ट्रेजिक कॉमेडी। बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट, from the given option, choose the correct figure of speech that has been used in the following expression. Cowards die many times before their death. First, simile, metaphor, alliteration, paradox. Right answer is paradox. Statement that contradicts itself but reveal a truth. ये क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जो कंट्राडिक्ट होता है अपने आप में। ठीक है, लेकिन सच्चाई को रिवील करता है, सच के बारे में बताता है। जैसे कौवार्ड डाई मैनी टाइम बिफोर डाई, कोई कायर अगर है तो ऐसा कहते हैं कि वो मरने से पहले वो कितनी बार मर जाते हैं। तो जबकि कायर जो होते हैं वो मरे हुए के समान ही होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं। ये सच्चाई है, वो मरे हुए के समान होते हैं। लेकिन क्या वो रियल में मरते हैं? नहीं, वो रियल में मरते नहीं हैं। तो यही इसमें का कंट्राडिक्ट है। नेक्स्ट, बट ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई को भी बताते हैं कि हाँ वो मरे हुए के समान है, जबकि वो रियल में मरते नहीं है। दैट्स वाई दिस इज पैराडॉक्स।
From the given options, choose the correct figure of speech that has been used in the following expression: all hands on deck. Means a situation requiring everyone's participation. कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हर एक के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत हो जाती है इमीडिएटली. हियर ऑप्शन ए सिमिली, पैराडॉक्स, synecdoche, alliteration. Right answer is option C, synecdoche, a part representing the whole. All hands on deck, a situation requiring everyone's participation. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कुछ सिचुएशन है जिसमें सबकी ज़रूरत है, सबकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है. तो जब सेंटेंस से ऐसे मीनिंग एक्सप्रेस हो तो वहाँ पे हमारा सिनेक्डक फिगर ऑफ स्पीच जो है वो राइट ऑप्शन हो जाता है. नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ही इज अ मॉडर्न डे हरक्यूलिस. तो यहाँ पे हरक्यूलिस क्या है? हीरो. ओके, यहाँ पे हीरो है. लेट अस रीड द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए, सिनेक्डक, allusion, alliteration, simile. Right answer is allusion. Reference to a known character of or story. उसके बारे में ये रेफरेंस होता है, कोई जाना हुआ कैरेक्टर हो या फिर वो कोई आपके जिसके बारे में आप जानते हैं ऐसी कोई स्टोरी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी जैसे हैरी पॉटर को ले सकते हैं हम. और आज के टाइम में हमने देखा कोई बच्चा ऐसा है और हमने उसको कह दिया ही इज़ अ मॉडर्न डे हैरी पॉटर. दैट मीन्स हम हैरी पॉटर को जान रहे हैं और उसी का रेफरेंस कर रहे हैं और आज के बारे में किसी को कह रहे हैं हम ऐसा. ओके, बट रेफरेंस हमने किसका लिया है? पास्ट में जिसकी बात हुआ करती है, जिस जो जो सभी के द्वारा जाना जाता था एक टाइम में, जिसके बारे में सभी जानते थे. तो वो कोई किसी स्टोरी का भी रेफरेंस हो सकता है, जैसी कोई ओल्ड स्टोरी हो सकती है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच. ही इज़ अ ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स दैट नेवर कम ट्रू बट ड्रीम्स ही डज. ऐसा कहा जा रहा है कि वो ड्रीमर है, ठीक है, और वो ऐसे ड्रीम देखता है जो कभी ट्रू नहीं होते, लेकिन वो ड्रीम देखता है. सिनेक्डक, allusion, alliteration, simile. तो here the right answer is alliteration, repetition of consonant sound. यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है. डी डी डी, आपका डी आर डी आर यहाँ पे रिपीट हो रहा है. डी आर, तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पे जो है रिपीटेशन हो रहा है. दैट्स वाई वी कैन से द फिगर ऑफ स्पीच which is present here, alliteration. Option C. What figure of speech poetic device has been used in the following expression? The child smiled like a blooming flower. Okay, तो सिमिली क्या? कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज लाइक. सिमिली कब होगा सेंटेंस में? जब उसमें लाइक दिया हो या फिर एज दिया हो या फिर एज लाइक एज दिया हो. इन तीनों में से कोई भी वर्ड दिया हो तो हम इसे सिमिली कहेंगे. ओके, कंपैरिजन के लिए इसको यूज़ किया जाता है. और मेटाफर भी कंपैरिजन है जिसमें लाइक या एज यूज़ होते नहीं हैं. देन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट figure of speech that has been used in the following expression. The classroom was a real zoo. Synecdoche, allusion, alliteration, metaphor. Here right answer is metaphor, a direct comparison without using like or as. यहाँ पे देखिए, हम ध्यान से देख के समझ सकते हैं. द क्लासरूम वॉज ए रियल जू. यहाँ पे क्लासरूम को क्या कह दिया गया है? यहाँ पे क्लासरूम को जू बताया गया है. ये नहीं कहा है कि वो जू के जैसा है. अगर यहाँ पे ऐसा लिखा गया होता द क्लासरूम वॉज एज लाइक एज ए जू तो सिमिली हो जाता. बट यहाँ पे क्लासरूम को जू कह दिया गया है कि जो क्लासरूम है वो एक रियल जू है. तो जब
डायरेक्ट किसी को कह दिया जाए बिना लाइक और एज लाइक के कंपेयर कर दिया जाए तो उसे मेटाफोर कहते हैं, विच इज डायरेक्ट कंपैरिजन। और सिमिली जो देखते हैं एज लाइक एज उसके जैसा है हम कहते हैं, तो वो भी कंपैरिजन है, बट दैट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन। द राइम स्कीम राइमिंग वर्ड दैट कम एंड द एंड ऑफ द स्टेंजा इज। अब देखिए इस स्टेंजा में जो राइम स्कीम है आपका, जहाँ स्टेंजा खत्म हो रहा है यहाँ पे सिंग से, और नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं विंग से खत्म हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं ए बी ए बी, ए बी, बी सी, ए बी, ए सी सी। तो यहाँ पे जो राइम स्कीम फॉलो हो रहा है वो ए बी फॉलो हो रहा है। मीन्स जो आपके सेंटेंस के एंड राइमिंग वर्ड दैट कम्स एंड एंड, राइमिंग वर्ड होते हैं जो एंड में आते हैं सेंटेंस के। नेक्स्ट, डिस्कस व्हाट दिस फेजेस मीन टू यू। यहाँ पे फेजेस के मीन दिए, येलो वुड refers to the forest in the autumn season। ये किसके लिए रिफर होता है, रिफर किया जाता है जो फॉरेस्ट ऑटम सीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं उनके लिए। वो कैसे दिखाई देते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर में दिस कन्वेज दैट द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड नो बडी हैज यूज इज एदर और इट वॉज यूज बाई लेस पीपल। ये क्या मीनिंग कन्वे करता है, तो ये मीनिंग कन्वे करता है कि जो रोड है वो फुल ऑफ ग्रास है, घास से भरा हुआ है, और किसी ने उसको इधर या कभी यूज़ नहीं किया, या तो फिर उस पे बहुत कम लोगों ने उसको यूज़ किया है उस रोड को। द पासिंग देयर वे मीन्स द यूज़ ऑफ रोड बाय पीपल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, जो रोड है उसका यूज़ कैसे होता था, तो बाय पीपल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जो लोग फॉरेस्ट से होकर गुजरते थे वो उसका उस रोड को यूज़ करते थे। लीव्स नॉट स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स द लीव हैड नॉट बिकम ब्लैक बिकॉज नो वन हैज़ वॉकड ऑन देम। जो लीव्स है वो ब्लैक नहीं हुए हैं क्योंकि कोई भी उन पे चला नहीं है। हाउ वे लीड्स ऑन टू, दिस मीन्स हाउ वन रोड सिंबॉलिक ऑफ चॉइस लीड टू अनदर रोड। इसका मतलब कि कैसे एक रोड जो है वो दूसरे रोड पर जाने के लिए हमें लीड करता है, हमें रास्ता बताता है, अपना नेतृत्व करता है। What do you think the last two lines of poem means looking back? Does the poet regret his choice or accept it? तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि आप इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं कि जो लास्ट टू लाइन है पोयम की उसका मतलब क्या है। लुकिंग बैक, डज द पोएम रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। जो पोएट है क्या वो अपनी चॉइस को रिग्रेट करता है या फिर उसको एक्सेप्ट करता है। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द रोड नॉट टेकन ब्रिंग्स आउट द थीम ऑफ द पोएम। जो लास्ट टू लाइन है वो जो है पोएम के थीम को बताते हैं कि द रोड नॉट टेकन पोएम है उसके थीम के बारे में बताते हैं। द लाइन्स कन्वे दैट द पोएट हैड मेड अ चॉइस एंड हिज चॉइस हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। जो लाइन है वो कन्वे करता है कि जो पोएट है उसने एक चॉइस किया है, एंड उसकी जो चॉइस है उसका उसके लाइफ पे एक सिग्निफिकेंट इम्फेक्ट, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है उसके लाइफ पे। ही हैड एक्सेप्टेड हिज चॉइस एंड हैड मूव्ड ऑन हिज लाइफ, और उसने अपने चॉइस को एक्सेप्ट किया और लाइफ में आगे बढ़ गया। The wind blows out weak fires, he make strong fires roar and flourish, indicate which qualities of wind। यहाँ पे जो पोएम का सेंटेंस है, विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोज एंड फ्लोरिश। ये जो हवा है वो वीक फायर्स को क्या करती है, ब्लो आउट कर देती है, स्ट्रॉन्ग फायर वो उसको और रोर दहाड़ देती है, फ्लरिश करती है उसको। इंडिकेट विच क्वालिटी, विंड की कौन सी क्वालिटी बताता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, नेचुरल, बोथ ए एंड बी। हियर द राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। विंड कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जो हवा है वो दोनों काम कर सकती है, कंस्ट्रक्ट भी कर सकती है और डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है, मीन निर्माण भी कर सकती है और निर्माण भी कर सकती है उसका, और उसको डिस्ट्रक्ट मीन्स खत्म भी कर सकती है उसका, उसका खात्मा भी कर सकती है। नेक्स्ट, निर्माण और विध्वंस।
दोनों विंड के हाथ में होता है, ये दोनों काम इनको ये कर सकती है आराम से, विंड जो है, हवा जो है। 18 हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हम विंड से कैसे फ्रेंड बने, कैसे उससे दोस्ती कर सकते हैं, कैसे उससे फ्रेंड बन सकते हैं? बाय बीइंग स्ट्रांग एंड करेजियस वी मेक फ्रेंड विद द विंड। हवा से दोस्ती करने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा और साहसी भी बनना पड़ेगा। व्हाट डज द पोएट से द विंड गो विनोस? कवि के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि जो हवा है वो क्या कम करने जा रही है, क्या रिड्यूस करने जा रही है विनोज में? द पोएट सेज दैट द विंड will continue destroying or separating. The winnowing means, winnows आपने पढ़ा होगा कि winnows means ये भी होता है कि सेपरेट करना चीज़ों को या कम कर देना। The weak unit on the strong remains. He separate the weak from the strong so that only the strong and courageous exist in the world. तो पोएट यहाँ कहना चाहता है जो विंड गॉड है, कंटिन्यूस डिस्ट्रॉइंग और सेपरेटिंग द वीक यूनिट, वो लगातार, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। किस लिए? कि सेपरेट करने के लिए, कि जो वीक यूनिक और स्ट्रॉन्ग है वो अलग हो जाए और स्ट्रॉन्ग जो है वो बच जाए। सेपरेट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, वो वीक को स्ट्रॉन्ग से सेपरेट कर रहे हैं, कमज़ोर लोग को स्ट्रॉन्ग लोग में से अलग कर रहे हैं। सो दैट ओनली द स्ट्रॉन्ग एनकरेजेस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि जिससे जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, करेजियस पीपल हैं, लोग हैं, वो लोग इस दुनिया में रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आई थिंक not least but the last question of today's session. So let us continue. 20 number question. What should we do to make friends with the wind? हमें हवा से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? To make friends with the wind, we should make ourselves physically as well as mentally strong. हवा से दोस्ती करने के लिए हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना है। वी शुड मेक आवर बॉडीज फर्म एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग। हमें अपनी बॉडी को फर्म बनाना है, दृढ़ बनाना है, और अपने हार्ट को, हृदय को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वी शुड ऑल्सो बिल्ड होम्स दैट आर स्ट्रॉन्गर सो दैट द विंड फेवर अस। और हमें अपने घर को भी स्ट्रॉन्गर, मजबूत बनाना है, जिससे कि विंड हमारे फेवर में रह सके और हमारा कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। ओके, सो किसी भी बात का टेंशन लिए बिना, विदाउट पैनिक, ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।